दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सुजीत पांडे आप सभी का। सुबह के 6 बज चुके हैं। 150 धुआंधार क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हो गए। वन लाइनर बहुत ही कम समय में 150 क्वेश्चन। ये 150 क्वेश्चन तक आपने पढ़ लिए हैं। अब 151 से लेकर 300 तक पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन। यदि पुराना वीडियो नहीं देखा है 150 क्वेश्चन धुआंधार, तो इस वीडियो के आखिरी में आपको स्क्रीन पर इतने बड़े बड़े सामने आपको आ जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना। पहले चलो स्टार्ट करते हैं ये धुआंधार 150। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली थी? तो 1833 ईस्वी में मिली थी भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1872 में की गई थी। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था? तो भीषण अकाल पड़ा था उड़ीसा में। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? 1772 में मदरसा स्थापित किया गया था। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो 1780 ईस्वी में पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो कलकत्ता एवं आगरा में तार सेवा स्टार्ट की गई थी बिजली संचालित। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकनी ने जो है बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकूट ने वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? तो शाइस्ता खान ने चंद्रनगर बस्ती फ्रांसीसियों को दी थी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो ड्यूप्ले को नवाब की पदवी मुगल बादशाह ने प्रदान की थी। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व ड्यूप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था ड्यूप्ले को। ड्यूप्ले के बाद पौंडीचेरी का जनरल गवर्नर कौन था? तो गोडेहू बना था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो तंबाकू की खेती चालू की थी पुर्तगालियों ने। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। मुंशी शिवगाम की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो पालखेड़ा के युद्ध के पश्चात हुई थी मुंशी शिवगाम की संधि। संगोला की संधि कब हुई थी? तो 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिल गई थी। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई थी? तो पौंडीचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में हुई थी। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीन लिया था? तो 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों से छीन लिया था अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल था। राज्य हड़प की नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग सबसे पहला वायसराय था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टम की संधि की थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए। 1757 ईस्वी में लाइव ने किसे पराजित किया था? तो सिराजुद्दौला को पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में जो है नेतृत्व किया गया। यहाँ पर भी रॉबर्ट क्लाइव होगा, सुधार लेना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो श्रीरंगपट्टम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठगी प्रथा के उन्मूलन से कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम बेटिंग ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। वोडेयार किसके शासक थे? तो वोडेयार जो थे वो मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टम जो है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। द्वैत शासन का अंत किसने किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन का अंत कर दिया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? तो मराठाओं ने अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया था।
विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन किस स्रोत से होता है? तो पेट्रोलियम से सबसे ज्यादा व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो तल छठी चट्टानों से प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। वर्तमान में कौन सा देश सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है। किस देश में खनिज तेल के सबसे ज्यादा भंडार संचित हैं? तो वेनेजुएला के पास एक खनिज तेल की बात हो रही है। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। गैर तेल का प्रथम कुआं कब और कहाँ खोदा गया? तो गैर तेल का सबसे पहला कुआं खोदा गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। किरकुक किस खनिज से संबंधित है? तो खनिज तेल से संबंधित है किरकुक। खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तेल का आयात करता है। अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो यूरेनियम के लिए विख्यात है अंधी घाटी क्षेत्र। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में थोरियम का सबसे अधिक भंडार है। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1883 ईस्वी में फ्रांस में स्थापित किया गया था। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सर्वाधिक है। पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? तो जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है, लेकिन पर्यावरण के अनुकूल है फिर भी कोयला बोला जाता है, श्वेत कोयला। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापी ऊर्जा का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इटली में हुआ था सबसे पहले भूतापी ऊर्जा का उपयोग। किस देश ने एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है? तो स्विट्जरलैंड के जो है ऊर्जा का स्रोत केवल और केवल जल विद्युत है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म है। विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा कोयला भूरा कोयला कहलाता है? तो लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहते हैं। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 90% कार्बन होता है एंथ्रेसाइट कोयले में। बिटुमिन कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है? 80% विटामिन कोयला जो है उत्पादित किया जाता है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है। विश्व में कोयला अधिक किस देश में पाया जाता है? चीन में सबसे ज़्यादा अधिक कोयला है। जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो जो है वेस्टफोलिया क्षेत्र जो है जर्मनी में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है वहाँ पर। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है और कहाँ है? तो बाकी खान जो कि जिम्बाब्वे में है, विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरे नंबर पर है भारत कोयला उत्पादन में। विश्व विख्यात डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में पाया जाता है डोनवास कोयला क्षेत्र, ये विश्व विख्यात कोयला क्षेत्र है। रुर बेसिन कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो जर्मनी में है रुर बेसिन कोयला क्षेत्र। कौन से संसाधन ऊर्जा के नवीनकरण योग्य संसाधन है? तो जल विद्युत और सौर ऊर्जा ये नवीनकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा का जो है अपरंपरागत स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब अपरंपरागत स्रोत हैं। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा आयातक देश है पेट्रोलियम का। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश, वहाँ पर है क्या नाम है? पेगुयोमा क्षेत्र। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध हैं? तो कांगो गणराज्य में सबसे ज्यादा उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हैं। कुजबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो रूस में है कुजबास कोयला क्षेत्र। विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो जर्मनी में सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला उत्पन्न होता है। विश्व में संभवतः जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ? तो अफ्रीका में जो है थोड़ा कम न्यूनतम विकास हुआ है जल विद्युत शक्ति का। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? माफ कीजिएगा, कब हुई थी की उपाधि धारण की गई थी? आर्यभट्ट कौन था? तो आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक व बहुत फेमस गणितज्ञ था। आर्यभट्ट किस वंश के समकालिक था? तो आर्यभट्ट गुप्त वंश के समकालिक था। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा थी। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका था? तो स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोका था। गुप्त राजवंश किस के लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था। अजंता व एलोरा कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबारी कवि थे कालिदास। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की चित्रकारी।
ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है ऐरण अभिलेख का संबंध। चीनी यात्री फायांग किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायांग आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त युग को या गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय संस्कृति का। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? तो वाकाटक वंश के शासक ने सेतुबंध की रचना की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना गया है। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो समुद्रगुप्त जो है भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्कंदगुप्त को किस लेख से जो है शक्रोपम कहा गया है? तो कहोमस्तम लेख में शक्रोपम कहा गया है स्कंदगुप्त को। गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु जो है सबसे लोकप्रिय देवता थे गुप्त काल में। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? तो चौथी सदी में निर्मित हुआ दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ। फायांग द्वारा लिखित ग्रंथ फोकुओकी में किसका वर्णन है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? तो अमर सिंह ने की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े थे। हरिशेन किसका राज दरबारी कवि है? तो समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि है हरिशेन। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दीनार कहा जाता है सोने की मुद्रा गुप्त काल में जो चली थी। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? तो कालिदास द्वारा लिखा गया है कुमार संभव महाकाव्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? तो गुप्त युग में हुई है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग लगता था भू राजस्व के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? तो गुप्त युग की विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? तो गुप्त वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए हैं। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में है महरौली स्थित लौह स्तंभ। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र नाम का नायक है इस नाटक में। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में स्थित है? तो प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? तो गुप्त युग में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ की गई थी। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित हुआ? तो अभिज्ञान शाकुंतलम को यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेट किया गया। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऐरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बयाना भरतपुर से सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था? तो कुमार गुप्त प्रथम को माना जाता था। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, कुमार गुप्त प्रथम को माना जाता था। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती होती है। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मौर्य युग को दिया जाता है दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो चिकित्सा के क्षेत्र से है। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त ने सबसे पहले तांबे के सिक्के जारी किए थे। मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो हूणों से था मिहिर कुल का संबंध। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को बोलते थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। सर्व राजोच्छेता की उपाधि किसने धारण की? तो समुद्रगुप्त को यह उपाधि दी थी सर्व राजोच्छेता। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? तो 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना स्टार्ट हुई। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? तो 241 वर्ष का अंतर है। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? तो गुप्त वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राएं प्रचलित की। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी सबसे प्रमुख जो है शिक्षा केंद्र थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? तो 510 ईस्वी में सती होने का प्रमाण सबसे पहली बार मिला था। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 415 से 454 ईस्वी के तहत हुई थी। पुष्य
भूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति वर्धन ने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का राज दरबारी कवि था। चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था हेनसांग। कमेंट करके बताओ, थोड़ी देर पहले होता था फायांग किसके दरबार में आया था? फायांग किसके दरबार में आया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। किस व्यक्ति की को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? लास्ट बौद्ध राजा था, उसका नाम था हर्षवर्धन, जो कि संस्कृत का महान विद्वान था। हर्षचरित्र किसके द्वारा रचित है? तो बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? तो हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऐहोल अभिलेख में ये जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? तो कन्नौज, थानेश्वर से कन्नौज आ गए थे हर्ष भाई। सकलोत्तरापतनाथ किसे कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है सकलोत्तरापतनाथ। और ये आपके हो गए 300 मतलब 150 क्वेश्चन। इससे पहले वाला वीडियो आपको स्क्रीन पर शो कर जाएगा। यहाँ पर आपको जैसे ये वीडियो खत्म होगा, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आ जाएगा 150 लिखा होगा, 150 क्वेश्चन। तो उस पर क्लिक करके बाकी 150 भी देख लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए। लाइक किया या नहीं अभी तक? सुपर फास्ट पढ़ने के चक्कर में लाइक तो नहीं भूल गए? प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। किस किसने पूरा वीडियो देखा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।